बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 9th क्लास आपकी बुक हम कंप्लीट करवा रहे हैं और साथ साथ हम आपके जो है ग्रामर क्वेश्चंस पे भी जो है फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामर पे आपका मबनी जो है वो पेपर वो तकरीबन 30-40% जो है ये आपके ग्रामर बेस है। तो ग्रामर के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ग्रामर में एक मेजर क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, वो है ख़त और दरख्वास्त। खत और दरख्वास्त में चॉइस होती है, या आपने खत करना होता है और या आपने दरख्वास्त करनी होती है। तो क्यों कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो दरख्वास्तों को प्रेफर करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो खत को प्रेफर करते हैं। अगर आप एक प्रॉपर लेंथ का जो है वो खत लिखेंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। दरख्वास्त में और खत में फ़र्क होता है। खत जो है वो हम लंबा लिख सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं। तकरीबन 1.5 सफ़े का खत जो है 9th क्लास आपका 10 मार्क्स का काफ़ी है बोर्ड के एग्जाम्स के हिसाब से। और जो दरख्वास्त है वो आपको एक ही पेज पे ख़त्म करनी होती है। दरख्वास्त बहुत ज़्यादा लंबी नहीं लिखनी होती। तो हम आपको काफ़ी ज़्यादा दरख्वास्तें भी करवा चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा खतूत भी करवा चुके हैं। तो इसी तरीके से आपके वन बाय वन इंशाल्लाह ग्रामर के क्वेश्चन भी आपको कवर करवाते जाएंगे। आज जैसा कि आपको मालूम है, आपको नज़र आ रहा होगा, आज का जो हमारा ख़त है ये है दोस्त के नाम ख़त लिखकर किसी किताब का तज़किरा बयान करें। इम्पोर्टेंट ख़त है आपका, और इसमें आपने एक दोस्त जो है उसको ख़त लिखना है और उसको बताना है कि मैंने फ़लाँ किताब जो है वो पढ़ी है और उस किताब की ये खूबियाँ हैं, ये ख़ामियाँ हैं और मुझे ये बहुत पसंद आई है। तो आप भी इस किताब का मुताला करें ताकि हम बाद में इसको दोनों मिलके आसानी के साथ डिस्कस कर सकें और उस पर अपनी राय का इज़हार कर सकें। तो ये इस किस्म का जो है ये ख़त है। तो अब आपको खत का पैटर्न जो है वो पता होना चाहिए। ये बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक आपका खत है। इसी तरह के तरीके से आपका बोर्ड का पैटर्न है। सबसे पहले आप साइड पर लिखते हैं इम्तिहानी मरकज और उसके बाद आप डालते हैं कोमा। उसके बाद आप तारीख लिखेंगे 3 जून 2025। अब आपको जो भी तारीख लिखनी आती है या जो भी आपको मंथ आता है वही लिखेंगे। उर्दू गिनती में ही ये तारीख लिखने हैं आप लोगों ने, और इसको इंग्लिश में बिल्कुल नहीं लिखना है, इंग्लिश गिनती में नहीं लिखना, इसको उर्दू गिनती में ही लिखना है। और आपको जो है उर्दू गिनती एक पूरी वीडियो में सिखाई भी गई है और उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने जो है इस्तिफ़ादा हासिल किया है। तो इस तरीके से आप या तो उर्दू गिनती सीखें और या फिर आप कोई 1 या 2 वर्ड सीख लें और उस जून सबसे ज़्यादा आसान महीना है, वो लिख लें और 2025 तो आपको हर सूरत याद करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो है तारीख लिखेंगे। और एक बात ये ज़हन में रखें कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको ज़ीरो नज़र नहीं आ रहा बल्कि एक डॉट नज़र आ रहा है। ये डॉट ही आपका जो है डायमंड शेप में आप 2025 में जो ज़ीरो होता है उर्दू राइटिंग में, वो ज़ीरो प्रॉपर आप सर्कल नहीं डालते बल्कि उसको डायमंड शेप में लिखते हैं, या कट वाले मार्कर के साथ आप जो है अपना कट के साथ एक नुक्ता जैसे लगाते हैं वो लिखेंगे। तो आपका ये ईयर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो तारीख लिखते वक़्त ये वाली बातों की एहतियात बहुत ज़रूरी है और इसी तरह इसके आगे हमज़ा डालना है। कुछ बच्चे जो हैं 2025 के नीचे यूँ करके सन का साइन डाल देते हैं, सन का साइन नहीं डालना, आपने बस आगे हमज़ा डालना है। और इस तरीके से आप जो है वो तारीख लिखें। ज़रूरी नहीं है कि आपके जिस माह में पेपर हो रहे हैं आपने वही तारीख लिखनी है। आप कोई सी भी तारीख, 1 तारीख या 2 तारीखें याद रख लें और वो तारीख आप जो है इसमें ख़त के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखें कि अगर किसी ख़त के अंदर कोई महीनों का ज़िक्र आ रहा है, तो फिर आपने ऊपर वाले जो तारीख है, वो भी उसी महीनों के मुताबिक लिखनी होगी। मसलन अब वैसे तो जून गर्मियों का ही महीना है, इसमें छुट्टियाँ हो गई होती हैं। अगर आप गर्मियों की छुट्टियों का कोई ख़त लिख रहे हैं, तो उसके अंदर आप जून, जुलाई का ही ज़िक्र कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर भी जून या जुलाई जो है वो लिख सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आप मुखातिब करेंगे अपने दोस्त को, प्यारे दोस्त। दोस्त के आगे आपने नदाइया का साइन डालना है। उसके बाद आपने लिखना है अस्सलाम वालेकुम। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको मार्कर के साथ नज़र आ रही हैं। मार्कर से लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम की भी बहुत ज़रूरी और अहम बातें हैं, हर वीडियो में आपको बताई जाती हैं। उसके बावजूद ये मिस्टेक्स मुसलसल स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि आप यहाँ पर जो है ये अलिफ के बराबर ही ये वाला जो लाम आपको नज़र आ रहा है, ये अलिफ के बराबर ही जो है ये लिखना है। यहाँ पर पहला दंदाना जो है ये थोड़ा बड़ा लिखना है। ये लाम है, असल में अलिफ के बाद ये लाम है और फिर सीन है, फिर लाम है और लाम अलिफ ला है।
تو یہ السلام بنتا ہے، لیکن جب ہم نے بولنا ہے تو تلفظ میں لام جو ہے سائلنٹ ہو جاتا ہے، تو یہ بنتا ہے السلام۔ تو جب بچے اس کو بڑا نہیں لکھتے، یہ لام نہیں لکھتے، سین کا ہی دندانہ ڈال دیتے ہیں، تو وہ بن جاتا ہے اسلام۔ تو اسلام اگر اسلام کی تلفظ اسلام بھی کر لیں تو السلام علیکم نہیں ہوتا، ہمارے ہاں اردو جو سلام ہے وہ ہے السلام علیکم۔ تو السلام کے لیے یہ لام سائلنٹ ہے، اور لیکن یہاں پر جو ہے آپ نے الف کے برابر یہ لام جو ہے تھوڑا سا لمبا رکھنا ہے۔ اس کے بعد میم کے اوپر پیش ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹ السلام علیکم کے درمیان واو ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے السلام علیکم ویسے ہی غلط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علیکم جب آپ نے لکھنا ہے اس کو بھی دھیان سے لکھنا ہے۔ کاف کا ڈنڈا جو ہے وہ بہت سارے بچے جو ہیں اس کا رخ جو ہے اس طرف لگ بالکل سیدھا ڈال دیتے ہیں، ایسے اس طرح نہیں، ہمیشہ ٹیڑھا ڈالنا چاہیے، یہی خوبصورت لگتا ہے، اور اصل طریقہ بھی یہی ہے۔ جب آپ کاف گاف والی ویڈیو دیکھیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ کاف گاف میں ڈنڈے ہمیشہ ٹیڑھے ڈالے جاتے ہیں، جس طرح کے میں نے ڈالا ہوا ہے۔ اب یہ آپ کا جو آپ نے جب لکھنا ہے تو آپ نے امتحانی مرکز 3 جون 2025، پیارے دوست السلام علیکم، یہ سارے کا سارا جو پورشن ہے یہ آپ مارکر کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم اپنا خط جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ خط جو ہے وہ دوست کے نام لکھ رہے ہیں ہم، کہ دوست کو آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے اور اب آپ دوست کو بتا رہے ہیں کہ وہ کتاب بہت اچھی ہے اور آپ بھی یہ کتاب جو ہے یہ لازمی پڑھیں، تو اس لیے ہم جو ہے وہ خط شروع کر رہے ہیں۔ کافی عرصہ سے آپ کی طرف سے کوئی خیریت نامہ موصول نہیں ہوا، آپ کا یہ تساہل مجھے قطعاً پسند نہیں۔ تساہل کہتے ہیں سستی کو، سستی کو، کاہلی کو۔ اب ہم یہاں سستی یا کاہلی لفظ بھی لکھ سکتے تھے، لیکن 9 کلاس کیونکہ آپ بڑی کلاس میں ہو رہے ہیں، آپ کو لفظوں کی امپروومنٹ آنی چاہیے، لفظوں کی ترقی جو ہے جب ہوگی تبھی جو ہے زبان ترقی کرتی ہے۔ تو کیونکہ تساہل ایک نیا لفظ ہے تو آپ نے یہاں تساہل ہی لکھنا ہے۔ تساہل کا مطلب ہوتا ہے کاہلی اور سستی۔ آپ کا یہ تساہل مجھے قطعاً پسند نہیں۔ آپ جانتے ہیں خط نصف ملاقات ہوتا ہے، آپ ویسے تو ملنے سے رہے، اس نصف ملاقات کے لیے بھی وقت نہیں نکال سکتے؟ ہاں تو ان دنوں کچھ فراغت تھی، میں نے اس فراغت سے یوں فائدہ اٹھایا کہ نسیم حجازی کا مشہور تاریخی ناول قافلہ حجاز خرید لیا۔ نسیم حجازی ہمارے بہت مشہور پرانے رائٹر ہیں، مصنف ہیں، ان کا اس نے ناول خریدا جو تھا قافلہ حجاز، اور چند روز اسے خوب دلچسپی اور لگن سے پڑھتا رہا۔ یقین جانیے مجھے اس ناول نے بے حد متاثر کیا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہاں نسیم حجازی کے ناول کا ہی ذکر کرنا ہے، اگر آپ نے اور بھی کوئی سی مصنف کی کوئی اور اچھی سی کتاب پڑھی ہوئی ہے یا کوئی خود نوشت پڑھی ہوئی ہے یا کوئی ناول پڑھا ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یقین جانیے مجھے اس ناول نے بے حد متاثر کیا۔ یوں تو میں نے نسیم حجازی کے اور بھی ناول پڑھے ہیں اور میں ان کے منفرد انداز بیان سے بہت متاثر ہوں، لیکن اس ناول نے میرے دل و دماغ پر گہرا تاثر چھوڑا ہے۔ نسیم حجازی کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ اسلام کے واقعات کو پس منظر کے طور پر انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو نام سے پتہ لگا ہے قافلہ حجاز، تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا اور ان کے صحابہ کی جو ہیں خدمات کے سلسلے میں یہ ناول لکھا گیا ہے۔ تو اس لیے اس ناول میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی جو جنگیں ہیں اور غزوات ہیں ان کا ذکر تفصیل سے ملے گا۔ واقعات کو پس منظر کے طور پہ انتہائی مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یقین مانیے یہ ناول پڑھتے وقت میری رگ رگ میں جذبہ جہاد سرایت کر گیا، کیونکہ اس وقت ہماری قوم کو جذبہ جہاد کی سخت ضرورت ہے، خاص طور پہ ہماری نئی نسل کو جہاد کے بارے میں، اور پاکستان جب بنا تھا اس وقت ان کی قربانیوں کے بارے میں کچھ خاص معلومات نہیں ہیں، اور نہ ہی طلبہ اس قسم کی بات جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں۔ تو ایسے میں اس قسم کی تحریریں جو ہیں وہ ان کو پڑھائی جائیں تاکہ بچوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو، اور جو کہ جذبہ جہاد جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ جو خط لکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب خط لکھا تو میرے اندر جذبہ جہاد سرایت کر گیا۔ سرایت کر گیا کا مطلب ہے میرے اندر جذبہ جہاد موجود ہے، پھیل گیا۔ قافلہ حجاز راہ حق کے ان مسافروں کی ایک داستان ہے
जिन्होंने कभी बदरो हुनैन, कभी यरमूक, कभी सोमनाथ और पानीपत की हसीन मनाजिल देखी थी। अब यहाँ बदरो हुनैन, यरमूक, सोमनाथ और पानीपत तक की जो मनाजिल हैं, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर उसके बाद आने वाले जैसे महमूद गजनवी वगैरह उनके दौर तक ये नावल जो है ये लिखा गया है। अहद रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिलत इस्लामिया की तारीख का कोई दौर सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के ज़माना खिलाफत से ज़्यादा ताबनाक नहीं है। ताबनाक कहते हैं रोशन। नसीम हिजाज़ी ने असलूब बयान और तकनीको फ़न के एतबार से बेहतरीन महारत का सबूत दिया है। इसमें अगरचा रोमान का तज़किरा भी है, लेकिन इसे तहज़ीब व शाइस्तगी के दायरे में रखा गया है। मैं आपको दावत दूंगा कि आप अपनी अव्वलीन फुर्सत में इस नावल का मुताला फरमाएं, क्योंकि असल लुत्फ़ तो किताब पढ़ने से ही आएगा। उम्मीद है कि आप मेरी मालूमात से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इस नावल का मुताला ज़रूर करेंगे। चचा जान और चची जान की खिदमत में सलाम। वस्सलाम, आपका दोस्त हमज़ा छोटिए पढ़िए। इसकी जगह आप अलिफ बा जीम भी लिख सकते हैं। तो इसके अलावा आप कोई फ़र्ज़ी नाम भी लिख सकते हैं। कोई इसमें जो है इशू वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि नाम की बजाय आप हमज़ा छोटिए पढ़िए या अलिफ बे जीम जो है वो लिखें। इस तरह से अजीज तलबा आपने देखा कि ख़त की स्टार्टिंग में भी हमने मार्कर को यूज़ किया और एंडिंग पर भी जब हमने वस्सलाम आपका दोस्त अलिफ बा जीम लिखा या हमजा छुटिए बड़िए लिखा, उस वक़्त भी हमने मार्कर का यूज़ किया। बाकी सारा ख़त जो है वो आप पेन के साथ ही लिखेंगे। अगर किसी को ज़्यादा ही क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं होता, उर्दू का पेपर काफ़ी लेंथी होता है। अदरवाइज़ आप बीच में नसीम हिजाज़ी या काफ़िला हिजाज इस तरह के जो लफ्ज़ हैं वो भी मार्कर के साथ लिख सकते हैं। ये आपके पेपर की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ये 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, पेपर में आता, और अगर आप इसको प्रॉपर नहीं लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर हासिल नहीं होंगे। 1.5 पेज का जो आपका हमने आज ये खत लिखा, इस ये खत इनफ है। इतना ही 9 क्लास को खत लिखना चाहिए। 1.5 से अगर आपको ज्यादा ही है तो 2-4 लाइनें और लिख दें, लेकिन इससे ज़्यादा ख़त जो है वो सही नहीं कंसिडर किया जाता। तो आपको ख़त, लेकिन ये कि जो मेन टॉपिक है आपका उसी के अंदर रह के आपने ख़त लिखना है। ये नहीं कि आप इधर-उधर की बातें लिख दें, लेकिन जो मेन टॉपिक है उसको आप इग्नोर कर दें। तो इससे फिर जो है आपके ख़त का इंप्रेशन जो है वो अच्छा नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड वाले भी पेपर जो हैं वो पढ़कर चेक करते हैं। और यही वजह है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो कम आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमारे नंबर क्यों कम आए हैं। तो आपने ख़त को ज़रूर पढ़ें, लेकिन बेशक आप अपने अल्फाज में लिखें। ज़रूरी नहीं आपने इन्हीं ख़तों को रट्टा लगाना है। जो बच्चे उर्दू में वीक हैं वो इस ख़त को एज इट इज़ याद कर लें। जिनको खुद से लिखने की कोशिश आती है या करना चाहते हैं, वो खुद से इस ख़त को जो है पढ़ लें और उसके बाद अपने अल्फाज में लिखें। इस तरह से आपको उर्दू लिखनी भी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका आज का ये लेसन जो है ये कंप्लीट होता है। तो 10 नंबर का ये मेन क्वेश्चन है आपके पेपर का। इसको आपने बिल्कुल भी किसी तरीके से भी इग्नोर नहीं करना और इसको अच्छे तरीके से आपने कंप्लीट करना है। तभी आप बोर्ड में अच्छे नंबर हासिल करने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन जो है वो समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह वन बाय वन आपके ग्रामर के भी तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो चैनल पर आ जाएंगे। कुछ आ चुके हैं, बाकी आ रहे हैं। और उसके साथ आपकी जो बुक है वो भी जो है कंप्लीट होने के आखिरी मराहल में है। तो जो स्टूडेंट्स भी इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।